बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे और उम्मीद करता हूँ खैर आफियत भी होगी और इस बात की भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल फिट फाट होंगे। जी हाँ, आज है पीर का दिन। प्रोग्राम है यूथ टाइम। प्रोड्यूसर हैं हफ्सा काजिम और मैं हूँ आपका अपना होस्ट कौकब राठौर। और रिवायत क्या है जी? रिवायत वही है, रूटीन वही है और बातें भी वही हैं। गेस्ट की आमद का सिलसिला भी है और इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि काफी दिन से काफी मैं सुन रहा था कि आप लोग बार बार कह रहे थे कि जी गेस्ट को, तो जाहिर है कुछ चीजें थी, हैव टू गो विद द डेकोरम्स, उनके साथ जाना जरूरी था। और फिर अभी गेस्ट भी आए हैं जी और आप लोगों से जरूर बात करवाते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर काम करने वाले कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर बहुत से ऐसे टैलेंटेड लोग हैं जिनको मैं जानता हूं बाय नेम बाय फेस, जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। लेकिन जो इस वक्त मेरी गेस्ट हैं जो मौजूद हैं इस वक्त, आप लोग देख भी रहे होंगे उनको, देखेंगे भी और सुन भी रहे होंगे इस वक्त, सुनेंगे भी अभी कि शी इज नॉन अदर देन उबैदा फैज। और उबैदा एक एचआर की एक्सपर्ट है, ह्यूमन रिसोर्स की, और शी इज ऑल्सो सोशल एक्टिविस्ट। और मैंने जब भी इनको देखा तो बहुत नफीस, बहुत साफ सुथरा काम करते देखा। और जो अखबारों में ये लिखती हैं आर्टिकल्स, बहुत से ज़बरदस्त टॉपिक्स होते हैं रिसोर्सेज के हवाले से, ब्रेन ड्रेन के हवाले से। तो मैं आज इनको बुलाया जी, इनसे रिक्वेस्ट की। उबैदा, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में आने का। अस्सलाम वालेकुम कोकब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, आई एम वेरी गुड, आई एम वेरी फाइन। और जी बहुत शुक्रिया टाइम देने का। डेफिनेटली इट्स हसल एंड बसल डे या पॉइंट। और आपको पता है लाहौर की जिस तरह बात डिस्कस भी वी आर डिस्कसिंग दैट के लाहौर की जिस तरह ट्रैफिक है, तो जाहिर है रश तो फिर है। और आप आई इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। एक जो मैंने चीज आपसे सीखनी है आज, क्योंकि जब भी लोग मुझसे पूछ रहे थे कोऑपरेटिव सेक्टर्स के क्वेश्चंस, तो उसको एक आपकी पर्सनालिटी को रख के मैं एक बॉक्स में एक टॉपिक वाइज नहीं पैक कर पाया, क्योंकि मैंने कहा हम मुख्तलिफ डायमेंशन पर बात करेंगे। ऐसा ही है। तो अभी हमारे लिसनर्स आपको सुनना चाहेंगे और बाद में जो व्यूअर्स देखेंगे वो आपको देखना चाहेंगे। सबसे पहली चीज है, व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स? आखिरकार ये है कि आप पाकिस्तान में यहाँ पे एक 2010 में से पहले जाके ये एक नई सिस्टम शुरू हुआ, फिर मास्टर्स हुआ, फिर एमफिल हुआ, फिर पीएचडी है, पोस्ट डॉक भी है, एमबीए तो सुना था। ये क्या सिलसिला शुरू है? व्हाट इज दिस? अच्छा, सही है। कोकब, पाकिस्तान में टू बी वेरी ऑनेस्ट सही बात है कि 2010 के बाद ही ज्यादा चीजें जो है वो सामने आनी है शुरू हुई, बिल्कुल ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में। लेकिन अगर आप ओवरऑल द वर्ल्ड बात करें तो ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट तो शुरू से ही था। ठीक है, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट का मेनली काम ये होता है कि किसी भी कंपनी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी रिसोर्सेज होते हैं उनको मैनेज करना। कब कहाँ पर कितने रिसोर्सेज चाहिए, कब कहाँ पर क्या आपकी इम्प्रूवमेंट्स होनी है, तो इनके रिगार्डिंग आपको कौन कौन से, आपको उस वक्त के लिए आपको कौन सी चीजें मैनेज करके रखनी है, आपके वहां पर ऑपरेशनल्स क्या आपके होने चाहिए, वहां पर आपके कितने रिसोर्सेज आपको उस वक्त चाहिए, मतलब आज से 2 महीने के बाद कितने चाहिए, 3 महीने के बाद कितने चाहिए, वो पूरे साल की एक प्लानिंग हो जाती है। जिस तरह से आप बजटिंग एंड कॉस्टिंग करते हैं तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग भी पूरे ईयर की होती है। ठीक है, समझ गया मैं जी। अच्छा, अभी चीज ये है कि आप बजटिंग की बात की। अभी जिस तरह कंपनीज को आप डील कर रही हैं, देख रही हैं, एक पूरा कॉर्पोरेट सेक्टर चल रहा है एचआर के सर पर। बिल्कुल। ये सिलसिला कितना जरूरी है? एक फर्म है, एक कंपनी है, क्या वो एचआर के बगैर चल सकती है? कब देखिए, अगर हम स्टेट कल्चर की बात करें तो वहां पर तो अभी शायद हम लोगों को, मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट को उस तरह से रिकॉग्नाइज किया ही नहीं गया है। ठीक है। लेकिन विदाउट ह्यूमन रिसोर्स को, मतलब ह्यूमंस को मैनेज किए बगैर आपकी लेबर फोर्स कहाँ पर, कब, कितना मैनेजरियल स्टाफ होना चाहिए, कितनी आपकी लेबर फोर्स होनी चाहिए, उसके बगैर कोई कंपनी चल नहीं सकती ना। रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट्स क्या है, किस तरीके से हैं, कब हैं, कितने दिनों के बाद हैं, आपको कितना एज सुन एज पॉसिबल आपको कितना रिसोर्स चाहिए, कितने चाहिए और कब तक चाहिए, इनके बगैर कोई कंपनी चल नहीं सकती है। बिल्कुल, पे स्केल कितना है, फिर उनको गवर्नमेंट के साथ आपका लाइजन करना कि गवर्नमेंट की मिनिमम वेज कितनी है, आपके पास कितना बजट है, आपको एक रिसोर्स चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, कितने चाहिए, आपने अपने बजट के मुताबिक फिर रिसोर्सेज हायर करने होते हैं। आपको कितना कॉम्पिटेंट चाहिए, वो स्किल्ड चाहिए, अनस्किल्ड चाहिए, या किस तरीके से वो सारा मैनेज करना, ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट के बगैर वो मैनेज होना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। अच्छा, तो मतलब मैं जो आपका जो सेंटेंस समझ पाया हूँ, मेक मी करेक्ट इफ देयर आई एम रॉन्ग, कि ह्यूमन रिसोर्स वो डिपार्टमेंट है जो बैक वक्त गवर्नमेंट के लॉज और कॉर्पोरेट सेक्टर की सहूलियात को देखकर चलाता है अपने एम्प्लॉयज को। राइट? बिल्कुल 100% ऐसे ही है।
ऐसा ही ऐसा ही अच्छा, है, चीजें मैनेज कर। बिल्कुल। अच्छा, चंद दिन पहले एक आपका आर्टिकल मैंने लिखा हुआ देखा, यू रोट ऑन ब्रेन ड्रेन, और या डिस्कस हुआ था हम दोनों का आपस में। और मैं जानना चाहूंगा, मैं समझना चाहूंगा कि व्हाट इज ब्रेन ड्रेन। और इस वक्त अब लफ्ज का मुझे इल्म है, लेकिन मैं जानना चाहूंगा, एक एचआर जो है, एक ह्यूमन रिसोर्स का एक्सपर्ट है, वो ब्रेन ड्रेन को कैसे देखता है? ठीक है, पहले सुनने वालों को बता दें थोड़ा सा मेरे ख्याल में कि ब्रेन ड्रेन है बिल्कुल, क्या। बिल्कुल। ब्रेन ड्रेन एक्चुअली पिछले दिनों काफी एक टर्म निकली हुई थी कि पाकिस्तान से इतना ब्रेन ड्रेन हो गया। ब्रेन ड्रेन का मतलब होता है आपका स्किल्ड, आपका पढ़ा हुआ बच्चा जो है, आपका पढ़ा लिखा एक यूथ, एक स्पेसिफिक अमाउंट जो बच्चों की है या फिर आपके स्किल्ड पर्सन की, वो मुल्क छोड़ना शुरू कर दें। ठीक है, तो इट्स मीन नॉर्मली मतलब ये टर्म यूज होती है ब्रेन ड्रेन के लिए। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात ऐड करना चाहूंगी कि ब्रेन ड्रेन का मतलब सिर्फ यही नहीं है एक एचआर के नजदीक कि बच्चे मुल्क छोड़ना शुरू कर दें। जहां पर आप अपना एक अच्छा रिसोर्स को हायर कर लें, ठीक है, अपनी कंपनी में, और फिर आप उनको उनकी एबिलिटीज के मुताबिक काम ना करने तो उनको बाउंड कर दे, तो दैट्स आल्सो कॉल्ड ब्रेन ड्रेन। वेरी गुड। ठीक है, मैं उसको भी ब्रेन ड्रेन ही कहूंगी कि आप किसी बच्चे या बच्ची को हायर कर लेते हो और फिर आप उसको कहते हो कि नो दीज आर द बाउंड्रीज, तुमने इसी में रह के खेलना है। ठीक है, तो वो भी एक तरह से ब्रेन ड्रेन ही है। मसलन आप एक कंप्यूटर एक्सपर्ट है और उसको आप खाली बुक एंड डायरी पकड़ा के बिठा दें, या फिर आप एक जो खाली बुक एंड डायरी वाला शख्स है आप उसको कंप्यूटर पे बिठा दें, तो आप समझते हैं कि मारे जाता है उसकी एलिजिबिलिटी? देखिए, एलिजिबिलिटी का मतलब ये नहीं कि आपने अपना सपोज कोई भी उसका टीम लीड है और वो उसको कहता है कि ये सॉफ्टवेयर बनाना है और बस इस तरीके से बनाना है। अब वो बच्चा अगर कहे कि नहीं मैं इससे बेहतर बना सकता हूँ, और आप उसको बाउंड कर दो कि नहीं जितना कहा गया है ना उसी तरह से करो, ठीक है, और जितना टाइम तुम्हें दिया गया है बस उसी में करना है। अगर वो उससे पहले कर सकता है, वो उससे बेहतर कर सकता है, वो उससे कम बजट में कर सकता है, तो आप उसको क्यों नहीं करने देते? तो वो भी इंडस्ट्री के अंदर रहते हुए ब्रेन ड्रेन है एक बच्चे का। अच्छा, मेरे लिए बड़ी जबरदस्त आपको आपकी बात मुझे लगी कि इट मींस यू आर किलिंग द टैलेंट। यू आर किलिंग द टैलेंट, बिल्कुल, ठीक है। 100%। अच्छा, क्योंकि बात से सवाल निकला है, ये अगर आप एक शख्स का टैलेंट मार रहे हैं तो मुआशरे के लिए कितना नुकसानदेह है, ये जरा समझा दें। देखिए, मुआशरे के लिए बहुत नुकसानदेह है। उससे क्या होता है कि ना तो वो एम्प्लॉय, आपने आजकल सुना होगा कि एम्प्लॉय रिटेंशन, मतलब एम्प्लॉय कितना अर्सा किसी इंडस्ट्री में ठहर रहा है, तो एम्प्लॉय रिटेंशन की एक बड़ी वजह ये भी है कि एम्प्लॉय वहां पर सेटिस्फाई नहीं होता, वो अपनी स्किल्स को उस तरीके से कर ही नहीं पा रहा होता, उसकी जो एबिलिटीज होती है उनको उस तरीके से शो नहीं कर पा रहा होता है, वो सेटिस्फाइड नहीं होता। तो फिर वो क्या करता है कि फिर वो मजीद अपॉर्चुनिटीज की तरफ जाना चाहता है कि ठीक है, मतलब सेटिस्फाइड, जब देखिए सेटिस्फेक्शन बहुत जरूरी होती है। और टॉक्सिक इन्वायरमेंट जहां पर उसको मिलेगा, एम्प्लॉय कभी भी वहां पर ठहरेगा नहीं। बेशक अच्छी पे रखते हैं आप, उसकी सैलरीज आप उसको अच्छी पे कर दें, आप उसको टाइमिंग्स अच्छी दे देंगे, ठीक है, फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स हैं, लेकिन अगर एनवायरनमेंट होना बहुत जरूरी है। अगर आप उसकी सलाहियतों को अगर आप उसकी सलाहियतों को नहीं देख रहे हो, उसकी सलाहियतों को एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं, तो एम्प्लॉय कभी भी वहां पर नहीं ठहरेगा। मतलब आपको एक्नॉलेज करना है उसकी टैलेंट को, फिर वो अच्छा एक एनवायरनमेंट आपको ऐसा प्रोवाइड करना है। बातें तो बहुत सी हैं, सवाल भी बहुत से हैं, लेकिन चलेंगे, शामिल करेंगे, एक ट्रैक भी शामिल करें और साथ साथ कुछ वक्फा भी लें, उसके बाद वापस आते हैं। हमारे साथ रहिएगा जी। वेलकम बैक व्यूअर्स, लिसनर्स जो सुन रहे हैं हमें FM 93 रेडियो पाकिस्तान लाहौर पे। बात चल रही थी उबैदा के साथ और वी आर डिस्कसिंग कि व्हाट इज एचआर, और शी टोल्ड अस। उबैदा, हम बात कर रहे थे एक लफ्ज ब्रेन ड्रेन के हवाले से और आपके कॉलम के हवाले से जो आपने लिखा। प्रॉब्लम क्या है पाकिस्तान से एक नौजवान, क्योंकि प्रोग्राम यूटा में यंगस्टर्स, टारगेटेड यंगस्टर्स, वो सवाल ये पूछ रहे थे कि जब आप आएंगी तो मैं आपसे पूछूं कि प्रॉब्लम क्या है पाकिस्तान से एक नौजवान 17 से 23-24 साल का क्यों भाग के बाहर जा रहा है? प्रॉब्लम, व्हाट इज द बेस? देखिए, बेस पता है क्या है कि बीइंग ए ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजर मुझे आइडिया है कि आगे पाकिस्तान में जॉब्स नहीं है। ठीक है, और ये बात स्टूडेंट्स को भी पता है, आम लोगों को अब तो इस बात का आइडिया है कि पाकिस्तान में जॉब नहीं है, और अगर जॉब्स हैं तो अप टू द मार्क नहीं है। एक बच्चा जब 16 साल 18 साल की एजुकेशन के बाद, जब वो जाहिर सी बात है कि देखता है कि जो जितने मैंने अपने स्टडीज के ऊपर जितना मैंने इन्वेस्टमेंट की है, या पेरेंट्स भी देखते हैं कि जितना मैंने इसकी स्टडीज के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर दिया है, वो इसको 25-30 हज़ार की आगे नौकरी मिलनी है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमारा एकेडेमिया और हमारी इंडस्ट्री का इतना गैप है कि वो 25-30 हज़ार की नौकरी भी जो है ना, वो इंडस्ट्रीज वाले जो है वो एहसान करके दे रहे होते हैं, क्योंकि बच्चों को कुछ भी नहीं आता। जब बच्चे अपना ग्रेजुएशन के बाद या फिर अपना कोई भी एमफिल के बाद या कहीं से भी निकल रहे होते हैं, तो उनकी हम लोगों ने प्रोफेशनल उनकी ग्रूमिंग तो की नहीं होती।
इवन बच्चों को सीवी बनाना नहीं आ रहा होता, उनको ये नहीं पता कि आपने सीवी किस तरीके से बनाना है, आपने सीवी प्रेजेंट कैसे करना है, आपने इंटरव्यू में कैसे आपने अपने आप को प्रेजेंट करना है, तो ये सब कुछ नहीं आता। मतलब जो आप कह रहे हैं कि पर्सनल ब्रांडिंग, उसके ऊपर तो हम लोगों का कोई किसी किस्म की कोई क्लासेस, किसी किस्म की कोई ग्रूमिंग क्लासेस, किसी किस्म की कोई उनके ऊपर हम बच्चों को दे ही नहीं रहे हैं ना, कुछ भी नहीं सिखा रहे। एग्जैक्टली। अच्छा, मैं थोड़ी देर पहले ये जब डिस्कस करता, आई हैव टोल्ड मेनी टाइम इन प्रोग्राम, और इसी प्रोग्राम की वसातत से कई बार मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्किल्स, क्योंकि चले जाएंगे आप लोग एक डिग्री का पीस लिए हुए और एचआर मैनेजर दे विल नॉट सिलेक्ट यू बिकॉज यू डोंट नो द स्किल जिसके लिए वो आपको हायर कर, जिसके लिए आपको पैसे दे रहे हैं। और स्किल कितना इंपॉर्टेंट है इंसान की। एक सीवी आपके पास आई और उसके ऊपर आपको एक टाइपिस्ट की जरूरत है और उसको टाइपिंग ही नहीं आएगी, तो आप उसको सिलेक्ट करेंगे नहीं करेंगे? क्योंकि मुझे अक्सर लोग एचआर के कहते हैं कि भाई हम सिखाने तो नहीं बैठे हुए। 100% ऐसा ही है। कोकम, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अपने यूथ को भी बता दूं, स्किल इज नॉट इम्पॉर्टेंट, विल इज इम्पॉर्टेंट। अगर आपने सीखने की चाह नहीं है ना, आप कुछ सीख ही नहीं सकते, ठीक है। और मैं सुनने वाले जो हमारे वालिदैन हैं, मैं उनको भी बताना चाहूंगी कि आप अपने बच्चों को 23-24 साल तक बच्चा ना बना के रखें। आप कोशिश करें कि जब बच्चा आपका टीन एज में आ गया तो उनकी ग्रूमिंग करना शुरू करें, उनको स्किल्स सिखाना शुरू करें, ठीक है। इस इंतजार में ना बैठें कि वो ग्रेजुएशन के बाद किसी अपनी प्रोफेशनल लाइफ में एंटर होगा, या बच्चा अभी पढ़ लेगा, अभी कमाने के चक्कर में कहाँ डालना है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बच्चों को आने दें, फ्रीलांसिंग की तरफ आने दें, बच्चों को कोई स्किल की तरफ आने दें, उनको इंटर्नशिप्स करवाएं, उनको कहीं पर इस तरह के कोर्सेज में उनको एडमिशन दिलवाएं जहां पर वो अपनी स्किल डेवलप कर सकें। और स्किल हमेशा डेवलप करवाएं, कोशिश करें कि बच्चों के इंटरपर्सनल के लिहाज से। मेरे पास बहुत से ऐसे बच्चे हैं कि जो मेरे पास सेल्स एंड मार्केटिंग की टीम में आते हैं, और जब मैं उनकी डिग्री देखती हूँ तो वो डिग्री उनके रिलेटेड फील्ड में नहीं होती है, मेडिकल की होती है। बिल्कुल 100%। तो अब आपने एक बच्चे के 16 साल 18 साल जाया कर दिए ना, उसका इंटरपर्सनल ही नहीं था। जब बच्चों से पूछते हैं वो कहते हैं कि हमने नहीं, हमारी ख्वाहिश नहीं थी कि हम मेडिकल पढ़ते हैं, या हमारी ख्वाहिश नहीं थी कि हम इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, हम वो कर ही नहीं सकते हैं। तो फिर क्यों आए इस फील्ड में? क्यों आए इस फील्ड में? क्योंकि या तो पेरेंट्स ने कहा इस फील्ड में आने के लिए, या बड़े बहन भाई थे, या कोई गाइड करने वाला नहीं था। हाँ बिल्कुल, या कोई गाइड करने वाला नहीं था। और ज्यादातर ऐसा होता है कि पेरेंट्स अक्सर ये चीज देखते हैं कि अच्छा ठीक है, ये डिग्री लेके, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिग्री लेके हमारे फलां का बच्चा जो है ना, वो पिछले 10 साल पहले उसने ये डिग्री ली थी और आज वो कहाँ पहुंचा हुआ है, ठीक है। तो ठीक है, 10 साल पहले स्कोप था, नो डाउट स्कोप था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे तालीमी इदारों में आज भी वही 10 साल पहले वाला सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से तरक्की कर रही है कि आपका यहाँ पर हर 3 महीने के बाद मीटअप ही नहीं हो रहा। अब वो किस तरीके से वो बच्चा जो है ना, वो किस तरह से माशरे में कैसे चल सकेगा? तो उसको तो फिर उसकी रिक्वायरमेंट्स नहीं होगी। लिसनर्स, कई बार ये बात की है, लेकिन एक बार दोबारा जब उबैदा ने बात कही है तो बड़ी काबिल गौर है कि आपको कम से कम चीजों को समझना आना चाहिए। और जबरदस्ती में अभी ये लॉजिक नहीं रही कि हमें कुछ समझाने वाला नहीं था। अगर ये लॉजिक आपके पास 10 साल पहले चले जाए तब हो सकती थी, जब टेक्नोलॉजी वाज नॉट वेरी स्मार्ट, लेकिन अब नहीं है ये लॉजिक। अच्छा, बैक टू द क्वेश्चन। ये तो आपने बता दिया कि स्किल्स आने चाहिए, ये भी बता दिया कि इंटरेस्ट बेस्ड स्किल्स आने चाहिए, जिसका इंटरेस्ट है। अभी जो हमारे लिसनर्स हैं उनके लिए कुछ बताएं कि कौन से स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मसलन जो हर इदारे कोऑपरेटिव सेक्टर के अंदर बहुत जरूरी है, वो कौन से स्किल्स हैं? कम्युनिकेशन स्किल्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल इज कम्युनिकेशन स्किल्स, जो हमारे बच्चों को बिल्कुल भी नहीं आता है, ठीक है। अच्छा। अब उसमें मैं देखें, एक बच्चा है सॉफ्टवेयर की डिग्री ले रहा है, मैं आपको बेसिक बात बताती हूँ। आजकल जैसे कि ट्रेंड डिजाइन से बता के, और है भी आगे स्कोप भी आईटी का ही, आईटी इंडस्ट्री या ई कॉमर्स इंडस्ट्री, अमेजोन या फ्रीलांसिंग या कुछ भी आपने। अब मसला हमारे यहाँ पर कोकब ये होता है कि हमारा जो भी वेंडर बैठा होता है वो बैठा होता है यूएसए में, यूके में, और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स ही जीरो है। आप उनके साथ कैसे कम्युनिकेट करेंगे? आप उनके साथ कैसे बात करोगे? ठीक है। तो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर जरूर 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 काम करना शुरू कर दें। इसके लिए जरूरी नहीं है कि आपने आईएलटीएस के कोई कोर्सेज करने हैं या आपने यही सब कुछ करना है। नो, आप घर में आप अच्छे इंग्लिश मूवीज देखिए, आप उनके सबटाइटल्स के साथ आपको अपनी बात कन्वे करना आता और आपको अगले का मैसेज रिसीव करना आता हो। आप इतना हो कि आप कम से कम अच्छी कम्युनिकेशंस के साथ अगली जो भी कस्टमर है, जो भी आप उसके साथ डील कर सकें। तो एक कम्युनिकेशन स्किल्स और दूसरी आपको पब्लिक डीलिंग आनी चाहिए, जो हमारे बच्चों में बिल्कुल भी नहीं है। हमारे बच्चे आज 4 लोगों के सामने खड़े होकर अपनी बात कन्वे नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते, किसी एक टॉपिक पर बोल नहीं सकते। शाइनेस, यू कांट से इट्स शाइनेस। माशाल्लाह हमारे बच्चे शाय नहीं है वैसे, यू कैन से उनके अंदर, हाँ, वो उनके लिए प्रिपेयर नहीं है, वो उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है, वो उतने स्मार्ट नहीं है,
मतलब वो रटा बेस हो गई ना हमारी तो मुझे लग रहा है मेरी क्वालिटीज बता रही है कि ना मैं स्मार्ट हूँ ना मैं। खैर हम लोग यहाँ पे एक लिसनर्स एक शॉर्ट सा ब्रेक भी लेंगे, एक ट्रैक भी शामिल करेंगे, क्योंकि जाहिर है फिर आप लोगों की शिकवे शिकायत होते हैं जो ट्रैक्स नहीं शामिल किए। एक ट्रैक शामिल करूंगा, ट्रैक के बाद फिर वापस आएंगे। वैद हमारे साथ मौजूद हैं और शी इज एन HR एक्सपर्ट और हैज अ वेरी वास्ट नॉलेज अबाउट दिस फील्ड। विल बी राइट बैक हमारे साथ। जी वेलकम बैक लिसनर्स। और बात चल रही थी बड़ी जबरदस्त किस्म की। अब ये सवाल ये है कि जब हम बात कर रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स के हवाले से, इंटरनेशनली आप किस तरह दिखती हैं कि कितना फर्क है? हम कहां पर पाकिस्तान को आप अज्यूम कर रही हैं एज एन एक्सपोर्ट और अमेरिका को या ब्रिटेन को कहां पे देख रही हैं ह्यूमन रिसोर्स के हवाले से, पॉलिसी मेकिंग के हवाले से काम? अगर हम इस लिहाज से कंपेयर करें तो जाहिर सी बात है कि पॉलिसीज अपने अपने लॉज के लिहाज से और अपनी अपनी कंपनी के लिहाज से बन रही होती हैं। तो हमारे यहाँ पर भी ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट उसको साथ में लेकर चल रहा होता है, क्योंकि आपकी जो भी कंपनी पॉलिसीज होती हैं या वो आपके जो भी मतलब करंट आपका जो भी आपका इलाका है उसके लॉज के हिसाब से चल रही होती है। जैसे हमारे पंजाब में मिनिमम वेज 25,000 है, लेकिन सिंध में मेरे ख्याल में 27,000 है। तो वो जाहिर सी बात है कि पॉलिसी मेकिंग सिंध वाले अपने लिहाज से करेंगे, हम पंजाब वाले अपने इलाके के लिहाज से करेंगे, तो वो तो एक अलग चीज है। बाकी इंटरनेशनली अगर आप कहें कि ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट जो है उसको कितना एक्नॉलेज पाकिस्तान में किया जा रहा है, तो अभी हमें बहुत काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी बहुत से जो इंडस्ट्रीज हैं वो ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट को एक क्लैरिकल जॉब से ज़्यादा नहीं समझते। उनके नज़दीक ये पैसा ज़ाया करने वाला डिपार्टमेंट है, ठीक है। हालांकि हम लोग लॉन्ग टर्म में जाके सोच रहे होते हैं, हम लोग उनको बता रहे होते हैं कि आप यहाँ पर मतलब मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट क्योंकि मैं उन लोगों में से हूँ जो कहते हैं कि 40-40 हज़ार पे 2 अनस्किल्ड पर्सन हायर करने से बेहतर है कि आप 65,000 पे एक अच्छा रिसोर्स हायर कर लो और एक प्रोफेशनल जो है उसको हायर करना है, ठीक है। एक तो आपकी कॉस्ट कटिंग जो है उसमें बढ़ जाएगी, बिल्कुल, और आप उसके साथ जो है आप उसके साथ एक जूनियर रिसोर्स हायर कर सकते हैं, मतलब एक इंटर्न को हायर कर सकते हैं, ताकि वो बाद में उसकी जगह पे बिल्कुल पॉलिश हो जाए और फिर आप आहिस्ता आहिस्ता उसको अपनी कंपनी के लिहाज से उसको आगे उसकी सक्सेशन प्लानिंग वगैरह करके उसको ले आए। तो ये कुछ चीजें होती हैं जिनके ऊपर हम लोगों को फ्री, बहुत सी कंपनीज जो हैं वो फ्री गो हेड नहीं दे रही होती हैं। हालांकि ये चीजें जो हैं डेफिनेट के मेरा बहुत एक्सपीरियंस है इस डिपार्टमेंट में, मैं आई हूँ, मैंने देखा है मुख्तलिफ चीजों को, फिर असेस किया है कि हाँ ठीक है ये इस तरह नहीं होना चाहिए, अगर हम इनको इस तरीके से कर लें तो ज्यादा बेहतर है। तो बाहर के मुल्कों में भी इस तरह की प्लानिंग्स होती हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट का एक प्रॉपर बजट होता है जिसमें वो ट्रेनिंग्स के लिए भी कुछ बजट एलोकेट होता है कि आपने अपने जो भी आप लोगों के रिसोर्सेज एम्प्लॉयज हैं आप उनकी पर्सनल ट्रेनिंग्स भी करें, जो जिस भी फील्ड में, सपोज अगर कोई ग्राफिक डिजाइनिंग है कि आपका कोई ग्राफिक डिजाइनर है तो आप उसको ग्राफिक डिजाइनिंग की फील्ड में ही कुछ सर्टिफिकेशंस, कुछ अच्छी ट्रेनिंग्स, कुछ इस तरह की चीजें जो है वो प्रोवाइड करें। फिर इसके अलावा वर्क एथिक्स के लिए कुछ ट्रेनर बुलवाएं, अपने एम्प्लॉयज की वर्क एथिक्स के लिए जो है वो आप ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करें, और डिफरेंट हेल्थ एंड सेफ्टी मुख्तलिफ चीजें, ये सब कुछ जो है वो चलनी चाहिए। अभी हमारी बहुत सी इंडस्ट्रीज जो है आप समझ लें कि 10% भी काम उस तरीके से नहीं हुआ है कि आप ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट को उस तरह से गो हेड दें जिस तरह से बाहर इंटरनेशनली जो है वो लोग काम कर रहे हैं। उससे क्या होता है कि आपका जो कंपनी होती है उसका एक तो रेवेन्यू भी बेहतर हो जाता है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आपको फौरी रिजल्ट मिलना शुरू हो जाते हैं, नहीं, लेकिन एट द एंड आफ्टर 1 ईयर आप खुद देखेंगे कंपनी कल्चर जो होता है वो बहुत बेहतर हो जाता है। आपके एम्प्लॉय जो होते हैं वो रिटेन करना शुरू कर देते हैं, लोग आपको एक्नॉलेज करते हैं। एम्प्लॉय जब खुश होकर काम करेगा ना वो आपको ज्यादा अच्छी आउटपुट देगा। अच्छा उबादा, एक मैं ऐसा सवाल पूछने लगा हूं जो कि लिसनर्स और व्यूअर्स, मैं उबादा से एक ऐसा सवाल पूछने लगा हूं जो कि उबादा के लिए अनप्रिपेयर्ड है और मेरे जहन में भी आया है। उबादा, वेरी पॉजिटिवली, वेरी फ्रैंकली बताना है, क्या पाकिस्तान में या हमारे कल्चर में, ईस्टर्न कल्चर में, जॉब गोइंग खातून महफूज है, हाँ या नहीं? अगर है तो कैसे, अगर नहीं है तो? क्योंकि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हम देख रहे हैं कि जब हम बात करते हैं कि जी उसको एनवायरनमेंट साजगार नहीं मिल रहा था, तो ये बड़ा टची सा क्वेश्चन है, प्लीज। जी, ये भी ना फोकस में इसके बारे में भी आपको बताऊं कि ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, ठीक है। हेरासमेंट पॉलिसीज जो होती हैं वो हम लोग बना रहे होते हैं, और अगर हम उनको स्ट्रिक्टली उनको एम्फसाइज करें, ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट अगर उनको स्ट्रिक्टली एम्फसाइज करे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि खवातीन महफूज नहीं है या वर्किंग वुमेन जो है महफूज नहीं है कहीं पर भी। बात सारी वही हो जाती है कि पॉलिसी सिर्फ बनानी नहीं होती, पॉलिसी को आपने इम्प्लीमेंट भी करना होता है।
लॉ बाइंडिंग को मजबूत करना होता है। अगर आप एक पॉलिसी, आपने हेरासमेंट की पॉलिसी बना ली है और आप उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि आपको कोई इस तरह के केसेस जो है वो सामने आ जाए। चेक एंड बैलेंस बहुत जरूरी होता है। तो आप समझती हैं कि जाहिर है जितना आप लोग काम करते हैं, आप समझ रहे हैं कि इंशाल्लाह विद इन फ्यूचर बहुत करीब पाकिस्तान, अभी तो बहुत सी खवातीन काम कर रही हैं वर्किंग वुमेन, अब कुड यू थिंक कि पाकिस्तान ज्यादा बेहतर निखर के आएगा अगर पॉलिसीज मजीद मेंटेन की जाए हैरेसमेंट के हवाले से? बिल्कुल, अभी भी बहुत अल्लाह का शुक्र है, अगर आप 10-15 साल पहले के ऊपर जाएं तो अभी बहुत बेहतर हुई है सिचुएशन। अभी ऐसा नहीं है, ठीक है, कि खवातीन जो है वो काम करेंगी। अभी तो नाइट शिफ्ट्स में भी खवातीन काम कर रही हैं, क्योंकि ज्यादातर आपको पता है कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री जो है वो ग्रो कर रही है। बिल्कुल, तो वो उसकी वजह से कॉल सेंटर्स हैं आपके, डेफिनेटली सारे कंपेन सेंटर्स हैं जो भी हैं, उनके लिए आपने यूएसए के लिए, यूके के लिए काम करना होता है, तो अभी तो बहुत सी जगह पे नाइट शिफ्ट्स में काम होता है, क्योंकि वहां पर आपको पता है कि 9 to 5 हमारे 6 to 3 या हमारे 7 to 4 या इस तरीके से हमारे चल रहे होते हैं। तो अभी तो बहुत सी खवातीन उनमें भी काम कर रही हैं, लेकिन जहां जहां हाँ, जिन जिन कंपनीज ने अपनी पॉलिसीज को बेटर कर लिया, वहां पर इस तरह का कोई हरासमेंट को कोई केसेस नहीं है। और दूसरी बात ये कि इस तरह की खवातीन को या अपने एम्प्लॉयज को ज्यादातर कंपनी सेकेंड जॉब भी दे रही होती है, तो फिर उनको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती, वो भी कंपनी की जाहिर सी बात है कि ओन पर होता है। तो इसलिए आई डोंट थिंक सो कि अगर आप अपनी पॉलिसीज को बेहतर बनाते हो, अगर आप बेहतर तरीके से काम करते हो, और ये भी डिपेंड करता है ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट के ऊपर कि उसने कितनी मजबूत अपनी पॉलिसीज बनाई हुई है, फिर उनको कितना बेहतर तरीके से लेकर चल रहा है, कितना चेक एंड बैलेंस। बिल्कुल परफेक्ट। तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है खवातीन के काम करने में। काम करें। मैं एक शॉर्ट सा बिल्कुल ब्रेक लूंगा और उसके बाद मैं दोबारा वापस आऊंगा और बात करेंगे। हम लोग एचआर एक्सपर्ट हैं हमारे साथ मौजूद, उनसे कि वो किस तरह देखते हैं सारे मामलों को। शॉर्ट ब्रेक है, ब्रेक के बाद मैं वापस आता हूँ। जी वेलकम बैक। शॉर्ट ब्रेक था और वापस चलेंगे उबादा की जाने। अच्छा पैदा, अभी हमने सारी चीजें डिस्कस की, लेकिन इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है मेरा वो ये है, आपने जिक्र किया कि कम्युनिकेशन नौजवान सीखें और दूसरा आपने कहा पब्लिक डीलिंग सीखें। दोनों ही आखिरकार इंसान के लिए जरूरी है, उसने जिंदा तो रहना है मुआशरे में, किसी भी जॉब में वो जाए। बाय हैंड करने वाले कौन से ऐसे काम हैं, जैसे टाइपिंग स्किल्स हैं, राइटिंग स्किल्स हैं, स्टेनोग्राफी है, कौन से हैं जो उनको आप समझते हैं कि ये आपको जरूरत पड़ते हैं? को कब देखें, वो बच्चे के अपने इंटरपर्सनल के ऊपर होता है। मतलब आपके जो सॉफ्ट स्किल्स हैं, सॉरी, जो आपके हार्ड स्किल्स हैं, वो आपके अपने इंटरपर्सनल के ऊपर है। ठीक है। सपोज अगर कोई ग्राफिक डिजाइनर है तो वो अपनी उन स्किल्स को बेटर करे, उसमें जितने भी उसके लेटेस्ट अपडेट होती है उनके बारे में अप टू डेट रहे, जो भी उसकी चीजें हैं, जो भी न्यू कोई अगर सॉफ्टवेयर आ रहा है तो उससे उसको अच्छी नो हाउ हो। इसी तरह से अगर कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो उसको अपनी लैंग्वेज, जो भी उसकी स्पेसिफिक लैंग्वेज में जा रहा है, पीएचपी जा रहा है, लारावेल में जा रहा है, माइन है, जो भी मतलब जिस भी फील्ड में वो जा रहा है, तो उनकी अच्छी नो हाउ उसको होनी चाहिए। तो ये कोई स्पेसिफिक नहीं है कि आपको हार्ड स्किल्स में कौन से आप जो है स्पेसिफिक करो कि आपकी टाइपिंग अच्छी होनी चाहिए, ये वो कोई इतना मतलब इशू नहीं है। आप जिस भी फील्ड में जाना चाहो, फिर आप उसको बेहतर तरीके से उसकी हर चीज को, उसको जिसको अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स, आप जिसको कहते हैं ना कि पंजाबी में इच्ची बिच्ची उसकी जान लो, जिस भी आप फील्ड में जा रहे हो, तो आप उसको अच्छे तरीके से उसका मतलब जिसको कहते हैं ना बिल्कुल निचोड़ लो उसको अपने फील्ड को, तो फिर आप तरक्की कर सकते हो। हाँ, अगर आपने सिर्फ ये करना है कि जॉब करनी है, मतलब एक 9 to 5 और आपने आगे ग्रो नहीं करना है, तो फिर ठीक है, आप जो स्किल्स में हो, आप 9 to 5 में बस जितना बता दिया उतना कर लिया, जितना नहीं उतना नहीं, तो वो फिर आप वहीं के वहीं रहोगे। अगर मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जो आज से 10 साल पहले जहाँ थे, आज सिर्फ सैलरी में थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट हुआ है, लेकिन वहीं के वहीं खड़े हुए हैं। तो ये चीजें जो है बहुत जरूरी है कि आप अपने फील्ड को अच्छे तरीके से उसको निचोड़ लो, मैनेज कर। अच्छा, मैं अभी ये जानना चाहूंगा आपसे, फ्रीलांसिंग ने आके कॉर्पोरेट सेक्टर को कितनी टक्कर दी? आखिरकार जब एक नौजवान जो पहले सीवीज लेकर आप लोगों के पास आता था, लेकिन उसको फ्रीलांसिंग मिला, उसने घर में बैठ के काम शुरू कर लिया, कितना टक्कर मिली? क्योंकि फ्रीलांसिंग ने कॉर्पोरेट सेक्टर को बहुत ज्यादा टक्कर नहीं दी है। उसकी वजह ये है कि देखें, जिस तरीके से हर बच्चे को नहीं पता कि फ्रीलांस किस तरीके से करना है, कौन से प्लेटफॉर्म्स पर जाना है, कैसे बिड क्रिएट करनी है, किस तरीके से अपनी गिग आपने जनरेट करनी है, किस तरीके से आपने काम करना है। आप सिर्फ खाली यूट्यूब चैनल्स देखकर या फिर आप छोटी मोटी सर्टिफिकेशंस करके इतना अच्छा, इतना स्मार्टली आप आगे नहीं आ सकते हो। दूसरी चीज जो मैं कहना चाहूंगी, फ्रीलांसर्स को भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं कहना चाहूंगी कि आप बेशक फ्रीलांस करो, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन आप अपना कम से कम 1 से 2 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस जरूर लें। ठीक है, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में आपको काम करना आ जाएगा, आपको पता चलेगा कि टाइम मैनेजमेंट कैसे होती है,
ठीक है, प्रोफेशनलिज्म कैसे आती है, आपने किस तरीके से अपना प्रपोजल बनाना है, आपने अपने अगले क्लाइंट को पिच कैसे करना है, वो आपको घर बैठ के नहीं आ सकता। घर बैठ के आपको प्रोफेशनलिज्म नहीं आ सकती है। आप फ्रीलांस करके आप वही बात कि आपकी पीआर अच्छी नहीं हो सकती है। जब तक आपकी पीआर अच्छी नहीं होगी, आपको किस तरीके से आगे क्लाइंट्स मिलेंगे, आपको कैसे आपका वो कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह किस तरीके से। अच्छा उबैदा, यहाँ तक तो चीज समझ आ गई है, लिसनर्स और व्यूअर्स उनको भी समझ आ जाएगी। अभी चीजें मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि आप हमारे मुआशरे को देख के, हमारी सोसाइटी को देख के हमें समझ नहीं आ रहा कि इस वक्त कौन से एजुकेशन ले। तो एज अ सोशल एक्टिविस्ट आप नौजवानों के साथ, क्योंकि आपका इंटरेक्ट होता है अक्सर, मेरी और आपकी जब मुलाकात होती है या बात होती है, कौन से आपके प्रोजेक्ट्स इन पाइपलाइन हैं यूथ की तरक्की के लिए, सर आप वो कुछ बताएं प्लीज। तो कब इसके लिए हम आगे कुछ लोगों से मेरी बात चल रही है, हम बात करना चाह रहे हैं। जो मैंने ब्रेन ड्रेन के हवाले से एक मैंने लिखा था, आर्टिकल भी लिखा था, उसमें मैंने यही बात की थी कि हम वो मुल्क हैं अल्हम्दुलिल्लाह जिनके पास 67% यूथ है। ठीक है, और जो मैं आपको अभी अपने इंटरव्यू में हम ड्यूरिंग अभी कन्वर्सेशन हमने एक बात भी की कि पाकिस्तान में आगे जॉब्स नहीं है, क्योंकि आपकी ज्यादातर इंडस्ट्रीज या तो बंद हो रही हैं या फिर बंद हो जाएंगी विदिन। और अल्लाह करे कि ऐसा ना हो, अल्लाह करे कि ये दोबारा से हम इनको करें, और इंशाल्लाह कर भी लेंगे। लेकिन फिर भी आपके पास अगर आपकी सारी इंडस्ट्रीज अगर आपकी हो भी जाती हैं, स्टार्ट हो भी जाती है, तब भी आपके पास यूथ ज्यादा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास हमारी यूथ, हमारी एक स्ट्रेंथ रिसोर्स है, ठीक है, हमारे पास रिसोर्स है। तो हम लोग इस चीज के ऊपर काम कर रहे हैं ब्रेन ड्रेन के हवाले से कि देखिए अभी जो नौजवान बाहर जाता है ना, मतलब मास्टर्स लेवल किया हुआ है, एमफिल बच्चा है, वो कहते हैं बाहर भेज दो, बेशक जो है ना जॉब के लिए, वेटर की जॉब, बिल्कुल ऐसे ही, वेटर की जॉब के लिए भेज दो। तो हम इन चीजों को लेकर थोड़ा सा काम कर रहे हैं कि इंटरनेशनल रिक्रूटिंग की जाए, अपने गवर्नमेंट लेवल पर जाकर इंटरनेशनल रिक्रूटिंग की जाए। हम डिफरेंट ममालिक से हम लोग उनकी डिमांड लें कि आपकी, क्योंकि आपको पता है कि यूरोप में इतनी यूथ नहीं है, उनको हमेशा इस चीज के लिए जो है वो पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश की तरफ देखना पड़ रहा है आजकल अपने रिसोर्सेज को हायर करने के लिए, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली वहां पर कम है, मतलब यूथ कम है उनके पास, स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों पर्सन उनके पास, लेबर फोर्स ये सब कुछ उनके पास कम है। तो आप यहाँ से उनसे पूछें कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आपकी क्या, आप हमें बताएं, हम आपको इतने बच्चे तैयार करके देते हैं। ठीक है, तो क्या होगा कि आप यहाँ से अपने रिसोर्सेज को तैयार करके भेजें। आपके पास जो सबसे बड़ा ऑफिशियली आपके पास जो सबसे बड़ा बैरियर आता है ना, वो लैंग्वेज बैरियर आता है। उनको आप इंग्लिश ट्रेन कर दें। इंग्लिश नहीं जरूरी नहीं है, इंग्लिश, फ्रेंच, अगर आप किसी फ्रांस में जर्मन तो जर्मनी सिखाएं, अगर आप जापान भेज रहे हैं तो उनको जापानीज सिखाएं, चाइना भेज रहे हैं तो उनको चाइनीज सिखाएं। ये सब कुछ करके, और फिर सिर्फ जुबान ही नहीं, मतलब सिर्फ एक लैंग्वेज बैरियर ही नहीं, वहाँ के थोड़ा सा सकाफत को, बड़ी जबरदस्त सब चीजें आप उनको, मतलब ये इंटरनेशनली थोड़ा सा आप अपनी यूथ को यूटिलाइज करें, एज एन इंडस्ट्री आप इसको यूज कर लें, इंडस्ट्रियल आप इसको यूटिलाइज करें। मैं तो कहती हूँ अच्छा है ना, कुछ ब्रेन ड्रेन बाहर जाए, वहां से डॉलर कमा के पाकिस्तान भेजे, कुछ हमारी इकोनॉमी रेवेन्यू का, बिल्कुल बिल्कुल बहुत जबरदस्त। लेकिन वो स्किल्ड पर्सन जाएगा, मतलब यहाँ से थोड़ा सा ट्रेनिंग लेकर जाएगा, तो बेहतर तरीके से अच्छे डॉलर्स कमाकर पाकिस्तान में वापस आएगा। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इन चीजों के ऊपर थोड़ा सा काम करें। अच्छा, बड़ी खूबसूरत बात मुझे लगी उबैदा आपकी, एज अ लिसनर तो बहुत जबरदस्त मुझे आपकी बात लगी कि हम, अगर हमारे पास अल्लाह ने कुछ चीज ज्यादा दे ही दी है, हम उन्हें नहीं मैनेज कर रहे, तो कम से कम वी कैन यूज देम एज एन इंडस्ट्री। हाँ जी बिल्कुल, अपने मुल्क को, पाकिस्तान को बेहतरीन बनाने के लिए हम उनको एज इंडस्ट्री, बड़ी प्यारी बात मुझे आपकी लगी। अच्छा, क्योंकि वक्त आगे कुछ 6-7 मिनट का रह गया हमारे पास प्रोग्राम का, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, मुझे जितने भी लोग बाहर गए हुए हैं, जो वो मिले हैं, तो वो एक बात मुझे जरूर कहते हैं कि अगर हम एक मिसाल के तौर पर हमें एक ले लें कि हमें जी यहाँ पर 3 लाख रुपए पाकिस्तानी पे मिल रही है अमेरिका के अंदर, वो कहते हैं जी हमें आप 3 लाख छोड़ें, हमें आप 2 लाख ही दे दें पाकिस्तान में, हम पाकिस्तान में रहने के लिए। ये हैव यू एवर फेस्ड दिस? 100% ऐसा होता है। देखिए, अपना मुल्क अपना ही होता है, किसी का दिल नहीं चाहता कि अपना मुल्क छोड़ के बाहर जाए। और मैं आपको टू बी वेरी ऑनेस्ट होकर मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान बेस्ट प्लेस है रहने के लिए। आपको आजादी का जो एहसास यहाँ पर है ना, आपको कहीं पर भी जाकर नहीं आएगा, बेशक, ठीक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक हम लोग अपनी इंडस्ट्रीज को तबाह ही कर रहे हैं। फिलहाल तो हम अपनी इंडस्ट्रीज को रिवैम्प अभी तक करने में कामयाब नहीं हुए हैं, ठीक है। 72 में जो हमारी इंडस्ट्रीज जो थी वो खराब होना शुरू हुई, तो उसके बाद से लेकर अब तक हम उनको उठा नहीं सके हैं, स्टैंड अप नहीं हम लोग कर सके उनको। खासतौर पर हमारी स्टील मिल्स, हमारी
टेक्सटाइल, और जो सबसे बड़ी जो चीज हम लोगों ने खराब की, पाकिस्तान आपको पता है कि एक ज़राई मुल्क माना जाता था, ठीक है, तो अब हमने अपनी उस ज़राअत को ही तबाह कर दिया। हमारे पास प्रॉपर पॉलिसी नहीं, किसान पॉलिसी जो है हमने किसानों को ही तबाह कर दिया। तो हम जरूरी नहीं है कि बच्चा जो है वो, मैं जो अभी आपने थोड़ी देर पहले बात की कौन सा फील्ड है जिसमें वो जा सकते हैं, तो देखिए बहुत से बच्चे जो देहातों से आते हैं, यहाँ पे पढ़ते हैं और फिर पढ़ने के बाद जो है बाहर के मुल्कों में चले जाते हैं, तो मैं उनको कहना चाहूंगी कि आप एग्रीकल्चर की तालीम लें, एजुकेशन लें और फिर अपने प्रैक्टिस करें, अपने वहां पर प्रैक्टिस करें। देखिए मैं कोकब एक बात कहती हूँ कि जरूरी नहीं है कि गंदम के खेत में आपने गंदम ही उगानी है, ठीक है, सीजन में मकई भी उग सकती है, चावल भी उग सकता है। आप उसके ऊपर तजर्बा करें। जैसे मैंने स्कर्दू में लास्ट टाइम एक विजिट किया था और मैंने वहां पर तकरीबन 14 डोमेन्स में मैंने ढूंढी थी कि जो आपकी टूरिज्म के अलग से अलावा जिनमें काम किया जा सकता है, जिनमें ये भी था कि वहां पर पेरिशेबल फ्रूट्स जो हैं जिनको आप सिर्फ लेकर चल रहे हो, जो कि चेरी, जो कि अल्लाह की तरफ से मतलब उग गए, चेरी हो गया, आपका शहतूत हो गया और जो जाया भी हो रहा है, हालांकि वो जमीन जो है अगर आप वहां पर थोड़ा सा तजर्बा करें तो अनानास के लिए बहुत अच्छी है, सैफरॉन वहां पर बहुत अच्छा हो सकता है, और ये वो फसलें हैं जो कि पेरिशेबल्स नहीं है। ज़ाफ़रान अगर हम देखें जम्मू वगैरह के इलाके में तो बहुत ज्यादा, बहुत अच्छा, बिल्कुल। तो आप इनको एक वहां पर ये तजर्बे करें अपनी जमीनों के ऊपर, और इनसे आप रेवेन्यू बहुत अच्छा देखें। अनानास और जैतून ये सब बहुत एक कीमती चीजें हैं, ठीक है, बहुत कीमती। ज़ाफ़रान का आपने कहा, जिस तरह हम देखते हैं कि मकबूजा कश्मीर के अंदर ठंडे इलाकों में ज़ाफ़रान उगता है तो बहुत ज्यादा जबरदस्त उनकी प्रोडक्शन है, बहुत। तो आपने ठीक कहा गिलगित में हो सकती है और चेरीज वगैरह। तो अच्छा, ओवर द बाउंड्रीज जो लास्ट बातें हैं जो एक नौजवान आपसे सुनना चाहता है कि वो आप लोगों के पास सीवी लाने से पहले क्या उसके पास स्किल्स हो कि उसको गारंटी हो कि मुझे जॉब मिल जाएगी, क्योंकि शिकवा नेपोटिज्म का भी करते हैं, सिफारिश का भी करते हैं, क्या चीजें आप देखते हैं ये बता दो जरा। सिफारिश से ना कोकब आपको जॉब, ठीक है, मैं ये नहीं कहती कि सिफारिश नहीं चलती है, सिफारिश से आपको आप जॉब हासिल जरूर कर लेंगे लेकिन आप उसको रिटेन नहीं कर पाएंगे अगर आपके पास स्किल्स नहीं होंगी तो। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। ये मैं प्राइवेट सेक्टर्स की बात कर रही हूँ, मैं गवर्नमेंट सेक्टर्स की बात नहीं कर रही हूँ, मुझे नहीं पता वहां पर क्या चलता है, लेकिन मैं प्राइवेट सेक्टर्स की बात कर रही हूँ कि सिफारिश से अगर आपको जॉब मिल भी जाएगी तो आप उसको रिटेन नहीं कर पाओगे, ठीक है। ऐसा ही है। सीवी बनाना सबसे पहले आपको आना चाहिए, ठीक है। आपने अपना सीवी कभी भी किसी और फॉर्मेट में सेव नहीं करना, सिर्फ पीडीएफ फॉर्म में सेव करना है, ठीक है। जब आप पीडीएफ फॉर्म में अपना सीवी सेव करते हो तो उसकी सारी जितनी भी फॉर्मेटिंग होती है वो लॉक हो जाती है, ठीक है। आप बहुत से बच्चे होते हैं ना, वो वर्ड में या गूगल डॉक में या किसी में भी अपना सीवी बनाकर भेज रहे होते हैं, तो वो बाजू का सीवी हमारे पास खुल ही नहीं रहा होता। तो सीवी हमेशा पीडीएफ फॉर्म में बनाएं, सीवी को अपना क्रॉस चेक करें कि उसके ऊपर आपका जितनी भी कॉन्टेक्ट डिटेल्स हैं वो ठीक लिखी हुई हो। बहुत दफे ऐसा होता है कि कॉन्टेक्ट डिटेल्स, फोन नंबर ही गलत, वो फोन नंबर ऑफ होते हैं, फोन नंबर गलत होते हैं, ईमेल एड्रेस में किसी किस्म की गलती होती है, ये सब चीजें प्लीज अपने सीवी को बार बार रीचेक करें। अच्छा, वो बड़ा प्रोफेशनली बड़ा देखा नोटिस किया जाता है कि यार इट सीम्स दैट दिस कैंडिडेट इज नॉट इंटरेस्टेड के अलावा ये बच्चा इतना मतलब लापरवाह है कि इसको तो ये भी नहीं पता। और अपना सीवी अगर आपने किसी से बनवा भी लिया है तो प्लीज एक बार उसको खुद पढ़ लें। हमारे यहाँ पर बिल्कुल, हमारे यहाँ पर ये भी एक ट्रेंड है कि अपना फैमिली मेंबर से, दोस्त, फैमिली मेंबर से भी, और आजकल तो प्रोफेशनल भी बना रहे हैं, लेकिन वो क्या होता है कि वो जनाब अच्छा ठीक है ये किया हुआ है तो उसमें वो चीजें लिख देते हैं जो आप नहीं, उस हिसाब से अपने हिसाब से लिख देते हैं। तो सीवी फिर देख के जब वो हमारे पास इंटरव्यू के लिए आ भी जाते हैं, चलो ठीक है, अगर हमने उनको इंटरव्यू के लिए बुला भी लिया तो इंटरव्यू में फिर फेल हो जाएंगे। तो अपने सीवी में वो चीजें मेंशन ना करें जो आप नहीं है, वही चीजें लेकर चले जो आप हैं और जिनको आप कर सकते हो। अच्छा, क्योंकि बड़ी जबरदस्ती आपने बात छेड़ दी है। आप समझ, जाहिर है समझना क्या है इसमें आपने कि एचआर पहले सबसे पहले सीवी पढ़ चुका होता है तभी तो वो क्वेश्चन अगले बंदे से पूछेगा। 100% ऐसा ही है, 100%। 3 से 5 सेकंड लगते हैं एचआर को सीवी रिजेक्ट करने में या फिर उसको आपने रखना है, ठीक है, कंपैटिबल टू द जॉब, और दूसरी बात है और नॉट, और दूसरी चीज ये है कि वेदर ही इज टेलिंग अस ट्रूथ और नॉट, ये तो पता चल जाता है। आप अच्छा, दूसरी चीज ये होती है कि आपने अपना सीवी जो है, सपोज अगर मैं ये बात कहूँ कि एक बच्चा है, उसने अपना सीवी जो डिजिटल मार्केटिंग के लिए भेजना है या फिर एसईओ के लिए भेजना है या पीपीसी कैंपेन्स के लिए भेजना है, तो प्लीज अपने सीवी को थोड़ा सा उस जॉब के लिहाज से दोबारा से अमेंड कर दिया करें। एक ही सीवी को आप 4-5 पोजीशंस के लिए जब भेज देते हैं, वो उस पोजीशन के लिए के साथ कंपेयर ही नहीं कर रहा, तो ये चीजें भी देखनी होती। बिल्कुल उबैदा, आपने वक्त दिया, आप आई। शी इज उबैदा फाज, एचआर एक्सपर्ट, आपको बातों से भी पता चल चुका होगा, सोशल एक्टिविस्ट, कोशिश कर रही हैं कि मुल्क की यूथ बेहतरी की तरफ जाए, रोजगार की तरफ जाए। बहुत शुक्रिया आपके आने का और रेडियो पाकिस्तान में पाकिस्तान की तरक्की में हिस्सा डालने का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं मैं आपके, और उम्मीद करूंगा कि आप दोबारा भी हमें इंशाल्लाह वक्त देंगी। थैंक यू वेरी मच इसके लिए। और व्यूअर्स,
आवर लिसनर्स, एक बात याद रखें कि पाकिस्तान हम सबका मुल्क है, हमें इसको कामयाब मिलकर बनाना है। प्रोग्राम आपने सुना, प्रोग्राम है यू टाइम, प्रोड्यूसर है हफ्सा कासिम और मैं हूं आपका अपना होस्ट काकब राठौर। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए और इसके बाद आप सुनेंगे खबरनामा और उसके बाद जिस तरह रिवायत के मुताबिक FM 93 पे बैक टू बैक प्रोग्राम्स चल रहे होते हैं उसको आप सुने और एंजॉय भी करें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।